हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम फिर से उपस्थित हैं आपकी हिंदी की क्लास लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने जो है रस के संदर्भ में चर्चा कर लिया था। ठीक है, रस सभी कंप्लीट कर दिए थे। आज जो हम बात करेंगे वो छंद के संदर्भ में बातें करेंगे। ठीक है, क्योंकि छंद भी आपके एग्जाम में 2 नंबर के आते हैं। जिस प्रकार से रस 2 नंबर के आते हैं, छंद और अलंकार भी 2-2 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो हम इसमें काव्य सौंदर्य तत्व में आज जो चर्चा करेंगे वो आपका दूसरा टॉपिक होगा, जिसको हम छंद कहते हैं, छंद के नाम से जानते हैं। ठीक है, और छंद पढ़ने के साथ साथ हम इसके जो छोटे छोटे तत्व होते हैं छंद के, उनको भी पढ़ेंगे। तो सब लोग जो है क्लास को इत्मीनान के साथ देखेंगे और उसका जो है रिवीजन भी करेंगे। काव्य सौंदर्य के तत्व, काव्य सौंदर्य तत्व में 3 भागों को रखा गया है: रस को, छंद को और अलंकार को। ठीक है, ये तीनों जो है, ये 3 तत्व दिए गए हैं इसके, ये तीनों 2 नंबर के आते हैं। 2 का रस होता है, 2 नंबर का छंद आएगा और 2 नंबर का अलंकार आएगा। ये निश्चित ही आएंगे और इनको अगर हम जोड़ देते हैं तो टोटल कितने हो जाते हैं? 6 नंबर के। तो इनको सभी लोगों को कवर करना है, कोई जाएगा नहीं कहीं, और वीडियो पूरा देखेंगे ताकि आप एग्जाम में जो है बनने वाले क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकें। ठीक है, तो चलिए इसमें हमने रस खत्म कर लिया है, तो रस को हम यहाँ से रेज कर देंगे। आज बात करेंगे छंद की। किसकी बात करना है? छंद की। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं आज छंद के टॉपिक को। ठीक है, छंद, सबसे पहले छंद पढ़ना है। कुछ छंद के छोटे छोटे तत्व होते हैं, उनके बारे में देखना है कि छंद होते क्या हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले छंद के बारे में, छंद कहते किन्हें हैं। ठीक है ना, छंद को जानते हैं आप, जैसा कि मैं बता दूं। चलिए लिखता हूं इसकी परिभाषा। ठीक है, यहाँ से छंद की परिभाषा हम लिख लेते हैं यहाँ पे। जिस काव्य में वर्ण और मात्रा, जिस काव्य में वर्ण और अक्षर लिख दिए हैं, वर्ण और मात्रा, वर्ण और मात्रा, विराम लिख सकते हैं आप, है ना, विराम एवं गति का नियम, विराम एवं गति का नियम, विराम एवं गति का नियम तथा चरणार्थ में, चरणार्थ मतलब समझते हैं ना, चरण के अंत में, चरणार्थ मतलब चरण के अंत में, चरण मतलब पंक्तियां। ठीक है ना, तथा चरणार्थ में समता हो, समानता हो, है ना। चरणार्थ में क्या हो? समता हो या समानता हो, समता हो, तो उसे छंद कहते हैं। तो उसे छंद कहते हैं, छंद कहते हैं। परिभाषा बहुत ही सरल है, इसमें आप सभी लोग समझ गए होंगे कि चरणार्थ का मतलब क्या होता है। जैसे आप मान लीजिए कबीरदास के दोहे पढ़ते हो, है ना, या रहीमदास के दोहे पढ़ते हो, या तुलसीदास के दोहे पढ़ते हो, तो आप लास्ट में क्या देखते हैं कि अक्षरों में या हम कहते हैं शब्दों में समानता पाई जाती है, कुछ ना कुछ, है ना। जैसे कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो क्या क्या आएगा इधर? पहले आया भाई, लास्ट में क्या आया? भाई, पर पीड़ा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई, है ना। तो यहाँ लास्ट में क्या आता है? अधमाई। अब देखिए यहाँ से आपको कुछ समझ आ रहा है, ये ई और ये वाली ई दोनों मैच कर रही हैं।
तो यही तो चरणार्थ हुआ, यानी दो चरण मैंने लिखा, दोनों चरण के अंत में शब्दों में यह समानता आपको दिखी है। यहाँ भाई और अधमाई, इनका उच्चारण कैसे हो रहा है, एकदम सेम प्रकार से हो रहा है ना। भाई में ई आ रहा है और अधमाई में भी ई आ रहा है, मतलब इनका उच्चारण एकदम समानता से हो रहा है ना। इसलिए इनको क्या कहा गया है कि समता हो तो उसे क्या कहते हैं, जिस काव्य में वर्ण और मात्रा, विराम एवं गति का नियम तथा चरणार्थ में समता हो तो उसे छंद कहते हैं। ये हो गए छंद। अब छंद के छोटे छोटे तत्व जो हैं उनके बारे में थोड़ी बताना है, ठीक है मुझे। चलिए तो देख लेते हैं उनको भी। छंद के तत्व, छंद के तत्व क्या हैं? छंद के तत्व, अच्छा अब यहाँ पे छंद के तत्व देख लेना है आपको। छंद के तत्व क्या होते हैं? तो छंद के तत्व में सबसे पहले हम देखेंगे वर्ण। क्या देखेंगे? वर्ण देखेंगे। वर्ण तो जानते हैं ना, ये वर्ण कितने प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। वर्ण का मतलब होता है अक्षर, वर्ण का मतलब क्या होता है, अक्षर होता है। ये कितने प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे? वर्ण या अक्षर जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं लघु। क्या होते हैं? लघु। जो पहला प्रकार होता है वो लघु कहलाता है और दूसरा क्या कहलाता है? गुरु कहलाता है या दीर्घ कहलाता है। क्या कहलाता है? गुरु या दीर्घ ये कहलाता है, जो वर्ण होते हैं। ठीक है। अब वर्णों के देखिए हम इनका चिन्ह भी बता दें। जो लघु वर्ण होते हैं, अरे पढ़ते हो जैसे मान लीजिए छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा ऐसे पढ़ते हो ना, कोई स्वर पढ़ते हो आप, तो उसमें कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो लघु होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो दीर्घ होते हैं। जैसे स्वर में आप लोग क्या पढ़ते हो बताइए। जैसे हम स्वर की बात कर लेते हैं, चलिए अभी इससे मतलब नहीं है, इधर हम साइड बता रहे हैं। स्वर आप कहते हो कुछ ह्रस्व स्वर होते हैं, है ना। कुछ स्वर कैसे होते हैं? ह्रस्व होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं, है ना। ह्रस्व स्वर। और कुछ क्या होते हैं? दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ये तो आप पढ़े ही होंगे, है ना। इन्हें मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। तो ह्रस्व स्वर में क्या करते हैं? आ, ई। ह्रस्व स्वर में क्या आते हैं बताइए? आ, ई, उ आते हैं और रे, है ना। ये क्या कहते हैं? ये आपके ह्रस्व स्वर हो जाते हैं इतने। अब बाकी दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वर में इधर लिख दूं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ और आओ। ये क्या होते हैं? दीर्घ होते हैं, है ना। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गए, 4 ये हो गए, 11। ये टोटल 11 स्वर होते हैं आपके हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में। तो 11 स्वर मैंने आपको यहाँ बता दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो वर्ण होंगे वो दो प्रकार के आते हैं। अब ये कहाँ पे काम आएंगे ये भी मैं बता रहा हूँ, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तुरंत मैं अभी बताऊंगा। तो मैंने ये आपको थोड़ा जो है कि यहाँ स्वरों का ज्ञान कराया है कि आप ताकि ये समझ सकें कि लघु स्वर क्या होते हैं, लघु वर्ण क्या होते हैं और गुरु वर्ण क्या होते हैं। ठीक है, तो वर्ण हम दो प्रकार के हम देखेंगे। जो लघु वर्ण होते हैं इनसे एक मात्रा का बोध होता है और जो दीर्घ वर्ण होते हैं उनसे दो मात्राओं का बोध होता है। ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं मात्रा जो लगेगी, मात्रा जो लगाएंगे तो इसमें हम लघु के लिए हम सिंगल मात्रा लगाएंगे ये वाली, और गुरु के लिए जो लगाओगे दीर्घ के लिए वो ये वाली मात्रा लगाओगे। ठीक, इसकी जो काउंटिंग होती है 1 के बराबर होती है, इसकी जो काउंटिंग होती है गणना जो होती है 2 के बराबर होती है। ठीक है, अब जैसे हम चलिए इनके बारे में तो हमने बात कर लिया, लघु और गुरु दोनों को देख लिए। ठीक है, अब हम कहाँ किनको लघु मानेंगे किनको गुरु मानेंगे। तो लघु वर्ण आपको पहचानना होगा और गुरु वर्ण भी आपको पहचानना होगा, कौन सा लघु है कौन सा गुरु है। तो चलिए देखते हैं कि करके इसमें अभी कोई लिखूंगा दोहा इसमें। तो पहले चलिए एक इसमें फार्मूला देख लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं इसको मिटा दूं, थोड़ा रूल लिखना मुझे, ठीक है ना। तो लघु और गुरु वर्ण का जो है प्रयोग चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लघु का प्रयोग कहाँ करेंगे, गुरु का प्रयोग कहाँ पे करेंगे। तो सभी
छोटे अक्षरों के लिए, है ना, सभी लघु वर्णों के लिए, सभी लघु वर्णों के लिए, सभी लघु वर्णों के लिए ये लघु मात्रा का प्रयोग करते हैं, लघु मात्रा लगाते हैं या प्रयोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए, है ना। सभी लघु वर्णों के लिए हम इस सिंगल वाली मात्रा लगाते हैं, ठीक है ना, इसको हम लघु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लघु बोलते हैं, लघु मात्रा लगाते हैं, तब हम संयुक्ताक्षर के लिए, संयुक्ताक्षर के लिए, संयुक्ताक्षर मतलब समझते हैं ना, संयुक्ताक्षर मतलब क्या होता है, एक अक्षर आधा, संयुक्ताक्षर के लिए लघु वर्ण का प्रयोग करते हैं, लघु वर्ण लगाते हैं, परंतु इससे पहले आने वाले लघु वर्ण को दीर्घ समझा जाता है, परंतु इससे पहले आने वाले लघु वर्ण को दीर्घ समझा जाता है, क्या समझा जाता है, दीर्घ समझा जाता है। दीर्घ समझा जाता है, पहला पॉइंट ये रहा। दूसरा हम ये खास यहाँ रखते हैं, परंतु इससे पहले आने वाले लघु वर्ण को दीर्घ समझा जाता है, और इसके लिए कौन सी मात्रा लगाते हैं, ये मात्रा का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इसके लिए जो है गुरु मात्रा का प्रयोग करते हैं। चंद्र बिंदु के लिए, चंद्र बिंदु यदि आता है कहीं पे, आपको बता दूं, मैं लिखूंगा नहीं, यदि किसी भी वर्ण के साथ चंद्र बिंदु भी आता है तो चंद्र बिंदु के लिए हम सिंगल मात्रा का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। किसका प्रयोग करते हैं, सिंगल मात्रा का प्रयोग करते हैं, कहने मतलब लघु का मात्रा का प्रयोग करते हैं, लघु वर्ण का प्रयोग करते हैं, उसके साथ हम लघु मात्रा लगाते हैं, ठीक है, जहाँ चंद्र बिंदु आएगी। तो कहने मतलब ये नहीं है कि चंद्र बिंदु कहीं भी आए, जब हमारे कहने मतलब ये कि जब छोटे वर्ण के साथ चंद्र बिंदु आएगी तो वहां पे हम, अगर लघु वर्ण है तो लघु समझा जाएगा, अगर दीर्घ वर्ण है तो दीर्घ समझा जाएगा। अगर हम यहाँ पे लगाएं, देखिए मैं तो लिख रहा हूँ चंद्र बिंदु, एक ये मैंने लिख दिया, एक ये लिख दिया, अगर इसके लिए मात्रा लगाने की बात आएगी तो आप ये मात्रा लगाएंगे, लेकिन अगर छोटे वर्ण के लिए चंद्र बिंदु के साथ आएगा तो ये मात्रा का प्रयोग करेंगे। ये समझ में आ रही बात नहीं आ रही, तो कहने का मतलब हम इसको लिखाएंगे, ये बता दे रहे हैं कि जहाँ चंद्र बिंदु आएगा तो चंद्र बिंदु के साथ आने वाले वर्ण पे ध्यान देना है आपको। यदि बड़ा वर्ण है तो गुरु की मात्रा लगेगी, और यदि वर्ण छोटा है तो लघु की मात्रा लगेगी, ठीक है। अब जैसे हम कहेंगे संत, अभी सही पर अच्छा समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे लिख दिया संत, क्या लिख दिया है, संत, तो कहे दो कि कौन बड़ी है, इसमें कौन गुरु है, कौन लघु है, तो हम आपको इसमें बता दें कि देखिए ये वर्ण क्या है आपका, ये लघु है ना, तो लघु होते हुए यहाँ पढ़िए संयुक्ताक्षर के लिए लघु वर्ण का प्रयोग करते हैं। संयुक्ताक्षर किसमें है, ता में नाल जुड़ रहा है, ये ता वर्ण में ही तो ना जुड़ रहा है, इस सिंगल का प्रयोग करेंगे इसको। अब फिर क्या कहा, परंतु इससे पहले आने वाले लघु वर्ण को दीर्घ समझा जाता है, तो इससे पहले ये संयुक्ताक्षर है ता वाला, इसमें ना लगा है संयुक्ताक्षर, इससे पहले आने वाले वर्ण को दीर्घ समझा जाता है, तो ये मात्रा लग जाएगी। आई बात समझ में, ये हो जाएगी। और अगर हम कहेंगे कमल लिखिए, कमल, तो इसके लिए अगर मात्रा लगाना है तो आप देखिए ये अक्षर छोटा है, एक मात्रा, ये अक्षर छोटा है, एक मात्रा, ये भी अक्षर छोटा है, ये भी एक मात्रा, कहने वाला छोटा का मतलब मेरा लघु से है, ठीक है ना, लघु वर्ण से, तो ये लघु वर्ण है। और जो दीर्घ वर्ण होते हैं, जैसे लिख दिया कमाल, क्या लिख दिया है, जैसे हम लिख दिए यहाँ पे कमाल, ये मैंने बोल दिया कमाल, तो आप इसके लिए सिंगल, इसके लिए डबल, इसके लिए सिंगल मात्रा का प्रयोग करेंगे। ये हमारा लघु है, ये गुरु है, ये लघु है, ठीक। तो ये जो है आपको यहाँ पे वर्णों का प्रयोग सीखना है। और इसके बाद जो है आपको बता दें, एक फार्मूला याद रखना है, तो उससे पहले
फार्मूला देखने से पहले आपको इससे संबंधित और जो छोटे छोटे तत्व हैं उनको भी क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, छंद में आप पढ़ते होंगे यति और गति को, है ना। यति क्या होती है छंद में? अब इसमें वर्ण हो गया, यानी पहली हेडिंग वर्ण जो थी ये हमने खत्म कर लिया वर्ण। दूसरी हेडिंग जो हमारी है वो क्या है? वर्ण के बाद हम देखेंगे यति। क्या देखेंगे? यति। यति का मतलब होता है विराम। क्या होता है? यति का अर्थ होता है विराम। यति का अर्थ होता है विराम। विराम मतलब रुकना, है ना। अब आप सोचेंगे विराम का क्या महत्व है? देखिए, हिंदी व्याकरण में विराम का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। शब्द यहाँ ये शब्दों में बहुत बड़ा अंतर ला देते हैं। जो विराम होते हैं ये शब्दों में बहुत बड़े बड़े अंतर लाकर खड़े कर देते हैं। आप देखेंगे तो कहेंगे ये कैसे हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मैं देखो यहाँ पे मैं लिखा रहा हूँ, शब्द वही रहेंगे, पूरा सेंटेंस वही रहेगा, परंतु मतलब बदल जाएगा। देखना, यहाँ शब्द लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए हो गया यहाँ रोको मत जाने दो। फिर से हम लिख रहे हैं रोको मत जाने दो। ये दिख रहा है आपको? देखो सेंटेंस, यानी कहें मेरे जो वाक्य दो वाक्य लिखा है, ये दोनों वाक्य कैसे हैं? ये दोनों वाक्य तो समान है ना। लेकिन देखिए इसमें विराम चिन्हों का अंतर तो देखिए, इसमें यही अल्प विराम लगा हुआ है यानी कामा लगा हुआ है, और यहाँ पे जो अल्प विराम लगा हुआ है ये दोनों अलग अलग जगहों पर लगा है। यहाँ रोको के बाद लग गया है और यहाँ रोको मत के बाद लगा हुआ है। कहने का मतलब विराम का मतलब होता है रुकना। जहाँ विराम चिन्ह लगे होंगे वहाँ पे हमें कुछ न कुछ क्षण के लिए रुकना होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसमें पहले लिखा है रोको मत जाने दो। क्या लिखा है? रोको मत जाने दो। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें इसको यहाँ से ये विराम चिन्ह देखना है, यहाँ से इस विराम चिन्ह को देखना है, ठीक है। तो ये विराम चिन्ह देखिए, इनको देखने के बाद इनमें अंतर आपको स्पष्ट समझ में आएगा, है ना। इसका मतलब क्या है? इसको कह रहा है कि किसी को रोकना नहीं है, जाने देना है इसे, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि रोको यानी से जाने नहीं देना है। ये निगेटिव अर्थ दे रहा है यहाँ से, है ना। ये क्या दे रहा है? निगेटिव अर्थ दे रहा है। तो ये विराम चिन्ह का अंतर आपको यहाँ से स्पष्ट समझ में आ रहा है। ये हो गया यति। और गति क्या होते हैं? यति और गति दोनों में अंतर देख लेते हैं, ठीक है। और गति क्या होती है? गति देखना है, ठीक है ना। यति हो गई आपकी, इनको नोट करते चलना है, ठीक है। गति क्या होती है? यति और गति दोनों में देखिए अंतर समझिए। यति का मतलब हो जाता है रुकावट या रुकना, और गति का मतलब क्या होता है? ये छंद के प्रवाह को गति कहा जाता है, ठीक है ना। यानी किसी भी छंद को जैसे हम पढ़ते हैं और उसको एक निश्चित वर्ण पे या निश्चित शब्द पर हम उसे समाप्त करते हैं, है ना। जैसे हम 4 चरणों में कोई भी हम छंद 4 चरणों में या 2 चरणों में 6 चरणों में जैसे संपन्न करते हैं, तो देखते हैं कि जो लास्ट के जो वर्ण होते हैं उनमें समानता पाई जाती है। तो बोलने में जैसे हम अभी हमने जैसे बताया, जैसे हम यहाँ कह देते हैं कि कह देते जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो दोनों में जो है चली आई और जाई ये शब्द जो है मैच कर रहे हैं पीछे साइड, है ना। तो ये जो है छंद के प्रवाह कहलाते हैं, गति कहलाते हैं, ठीक है ना। यानी छंद के पढ़ने के तरीके को, यानी जो जिस रीति से हम छंद पढ़ते हैं, कहने मतलब जो हमारा प्रवाह होता है पढ़ने का, लय होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं, ठीक है। हम यहाँ लिख सकते हैं पढ़ते समय कविता के सुखद प्रवाह को
सुखद प्रवाह को गति कहते हैं, गति कहते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी गति। अब गति में आप समझ ही सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि जिसमें पहले जो अति आतप व्याकुल हुई तब छाया सुख जाने सोई। आपको इसको लिखना नहीं है एग्जाम्पल में, ठीक है, मैं आपको प्रवाह बता रहा हूँ। जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे, जो अति आतप व्याकुल हुई तब छाया सुख जाने सोई। जाने सोई, देखिए ये प्रवाह आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? ये ई और ये ई, यहाँ होई और यहाँ सोई, ये दोनों उच्चारण करने में एक तरह लग रहे हैं पढ़ने पे, है ना? यही इसका प्रवाह है। ठीक, इसी को हम गति कहते हैं। गति हो गई। ये सभी छंद के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको सब लोग तुरंत फटाफट। आगे देखते हैं कि इसमें किसका फार्मूला। ठीक है, चलिए नोट कर लिए होंगे। अब इसमें हमें देखना है वर्णिक गण देखना है। क्या देखना है? वर्णिक गण। एक फार्मूला बताएंगे, उससे आप मात्राओं को लगाना सीखेंगे। ठीक है ना? चलिए छंद के तत्व में चलिए आगे मैं जो है अभी छोटी छोटी चीज़ इसकी बता रहा हूँ। इसके बाद मैं आपके छंद स्टार्ट करूँगा। छंद के प्रकार में आपको पढ़ना है, जो आपके लिए आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वो मुख्य हैं, लेकिन थोड़ा छंदों का आपको ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है ना? इसमें चलिए मात्राएं सीखना है आपको लगाना। तो सबसे पहले इसे फार्मूला इसमें देखते हैं। कुछ वर्णिक गण बनाना है ना? यमाता, राजभान, माता, राजभान चल रहा है। ये वर्णिक गण है। तो वर्णिक गण बनाने हैं, इसमें से देखने कितना गण बनते हैं, इसमें कितने गण बनते हैं। तो चलिए पहले ये यह गण लिखना है। इसके बाद इसमें लिख सकते हैं आप यह गण, फिर मा गण, फिर ता गण, फिर है रा गण, फिर है जा गण, जगण के बाद फिर भागण, एक वर्णिक गण है। क्या है ये? वर्णिक गण है। आप इनको समझिएगा, इनकी जरूरत पड़ेगी। वर्णिक गण जब आप इनको सीख लेंगे ना, तो जब आपको छंद पढ़ाए जाएंगे तो वहाँ पे ये जो है बार बार इनके नाम आएंगे, तो आप समझ नहीं पाओगे ना कि सर जी क्या होते हैं। तो चलिए आज हम जब इनको पहले इनके बारे में चर्चा कर लेंगे ना, तो जब भी हम इनके बारे में बात करेंगे तो बड़ी ही सरलता से आप समझ जाएंगे। ठीक है, भागड़ के बाद है नागड़। ठीक है, नागड़ कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। नागड़ के बाद सागर। ठीक, चलिए ये अब इन गणों को देखिए बड़े आराम से आप बना सकते हैं। वो ये सुविधा किसी को नहीं होने वाली, बड़े आराम से सिखा दूंगा आपको। देखिए यह गण है, तो जितने मैं जो गण लूँ उस गण में आप इस फार्मूले से, ये पूरा लिखा हुआ इकट्ठा है, इनमें से आपको 3 वर्ड छांट कर यहाँ लिख देना है। तो हम यह गण में किसको 3 वर्ड छांटिए? यहाँ से 1 2 3 वर्ड को तो लिख दीजिए। क्या है 3 वर्ड? 3 वर्ड इनको लिखिए। यमाता, क्या लिख देना है? यमाता बनेगा इसमें। ठीक है ना?
इधर ये गढ़ हो जाएंगे, इधर इसके आपके ये सूत्र हो जाएंगे, इसके बाद इनकी मात्राएं हो जाएंगी। इनकी एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। यह गढ़ में या माता आ जाता है, फिर माँ गढ़, तो माँ गढ़ से ले लीजिए। चलिए ये गढ़ छोड़ दीजिए, अब माँ गढ़ से लीजिए, तो 3 वर्ड लेना है, तो 2 ही वर्ड है, एक और ले लीजिए। यहाँ तक 3 वर्ड हो गए, तो क्या हो गया, या को छोड़ दीजिए क्योंकि या गढ़ तो कंप्लीट हो गया। तो माँ गढ़ से देखना है, तो माँ ता रा, तीनों कैसे हैं, ये हो गए। फिर है इसको माँ को भी छोड़ दीजिए, अब हमें 3 वर्ड फिर आगे लेना है, तो 2 में तो है ही है, तीसरा ये हो जाएगा। तो ताराज क्या बन जाएगा, ताराज। समझ में आ रहा है ना, 3 वर्ड लेना है आपको, तो पीछे वाले वर्ड मिटते जाएंगे और आगे वाले बढ़ते जाएंगे। तो चलिए हम इसको फिर से हटा दिए, फिर 3 इसको पूरे कीजिए, तो क्या बन गया यहाँ से, राजभा। क्या बन गया, राजभा हो गया। फिर इसको मिटाइए, रा को मिटाइए और 3 वर्ड फिर से लीजिए, क्या बन गया, जभान हो गया। क्या हो गया, जभान। फिर से कम कीजिए, अब लिखिए भानस। क्या लिखना है, भानस। फिर क्या है, एक वर्ड फिर कम कीजिए, यहाँ से एक वर्ड आगे बढ़ाइए, नस्ल। क्या हो जाएगा, नस्ल। फिर क्या हो जाएगा, इसको मिटाइए ना वाले का और तीनों को ले लीजिए। अब खत्म भी यहाँ से हो गए, आपके गढ़ भी पूरे हो गए, है ना। इन गणों का अध्ययन करना होगा, जब हम इसकी परिभाषा लिखाएंगे तब आपको कहीं ना कहीं ये मिलेंगे बार बार, इनका नाम दिया जाएगा, तो आप इनकी मात्रा पर लगाएंगे। जैसे ये माता में मात्रा लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, एक जो ये छोटा लघु वर्ण है, कैसा है, लघु वर्ण है कि नहीं ये बताइए। ये लघु वर्ण आपको दिख रहा है, छोटा अक्षर दिख रहा होगा, और ये दोनों कैसे हैं, दीर्घ हैं, दीर्घ वर्ण है। तो हमने बताया कि लघु वर्ण के लिए सिंगल मात्रा लगाई जाती है और दीर्घ के लिए ये वाली मात्रा लगाई जाती है। ठीक, फिर इसमें दीर्घ दीर्घ दीर्घ, देखिए तीनों बड़े हैं नहीं बड़े, बड़ा माँ डबल मात्रा, बड़ा ता डबल मात्रा, बड़ा रा डबल मात्रा। तो जो जो अक्षर आपके वर्ण बड़े दिख रहे हैं वहाँ हम डबल यानी गुरु की मात्रा का गुरु मात्रा लगाते हैं। क्या की मात्रा लगाते हैं, गुरु वाली मात्रा। ठीक है, बाकी जो अक्षर छोटे होते हैं या लघु होते हैं उनके लिए हम लगाते हैं, लघु मात्रा का प्रयोग करते हैं। देखिए वैसे ही लगा हुआ, इसमें सभी लोग आप लगाने का प्रयास कीजिए, क्या बनेगा, पहले डबल की मात्रा लगाओ कि नहीं लगाओगे। चलिए, ता बड़ा है, बड़ा रा है, तो हम यहाँ पे डबल मात्रा, यहाँ पे डबल मात्रा, और जा छोटा है सिंगल मात्रा। इसमें डबल सिंगल डबल हो जाएगी, इसमें सिंगल डबल सिंगल हो जाएगी, इसमें भी ये डबल की मात्रा, इसमें सिंगल, इसमें सिंगल, इसमें सिंगल सिंगल सिंगल, लघु लघु लघु, इसमें क्या है, लघु लघु दीर्घ। ठीक, ये मात्राएं लगा लीजिए आप। एग्जाम्पल आप अपने मन से लिख सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं, जैसे इसके लिए एग्जाम्पल लिखेंगे तराजू। क्या लिख सकते हैं, तराजू। अब बताइए इसकी मात्रा लगाइए, तो क्या ये वाली मात्रा नहीं लगेगी, ता छोटा है तो लघु की मात्रा, ये गुरु है गुरु की मात्रा, ये बड़ा है बड़ऊ है तो गुरु की मात्रा लगे। देखो सेम मात्राएं हैं। मात्रा में आप और कुछ लिख सकते हैं, है ना। है ना, जैसे आप क्या लिख सकते हैं इसके लिए, मात्रा के लिए एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। एग्जाम्पल आप कुछ भी बनाइए जो आपके यहाँ फिट हो जाए, मैच हो जाए। ठीक है, जैसे आप लिख सकते हैं इसमें मायावी, क्या लिख सकते हो, मायावी। ये तो मायावी में डबल 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 की मात्रा लग जाएंगे, डबल डबल वाली है तो हो गई सब। फिर है ताराज, तो इसके लिए आप तालाब भी लिख सकते हो, तालाब तालाब, तालाब की मात्रा लगा सकते हैं, डबल डबल सिंगल, है ना। इसी तरह आप राजभा की, तो एग्जाम्पल आप अपने मन से बना सकते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल आप आपसे लिख सकते हैं, मात्राएं समझ ही गए हैं। ठीक, इनकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं, एग्जाम्पल आप खुद भी बना लीजिए। अब आप एक राजभा की बना लीजिए, है ना, राजभा की बना लीजिए, राम जी जैसे हो गए। ठीक, राम जी, ये हो गया, इसमें मात्रा लगा लीजिए। अब मैं मात्रा नहीं बताऊंगा, आप स्वयं से इनकी मात्राओं को जो है लगाएंगे। ठीक है, फिर है जभान। जभान के बाद आप लिख सकते हैं जैसे जलेश, भारत, नगर, है ना, इसको जलेश कर सकते हैं, जलेश,
इसको आप भारत लिख सकते हैं, जैसे भारत जिसका उदाहरण है ना। और नस्ल का आप नकल भी कर सकते हो, ठीक है, नकल भी कर सकते हो। सलगा में आप हल्की लिख सकते हैं ना, हल्की फुल्की कुछ भी, ठीक है, तो ही बनेगा। जैसे सरिता लिख लीजिए, सरिता भी चल जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, ठीक। इन्हीं मात्राएं आप लगा ही सकते हैं। जैसे राम जी में आप डबल की मात्रा सिंगल डबल कर देंगे, ये इसमें गलती हो रही, ये हो जाएगी, इसमें ये हो जाएगी, इसमें ये हो जाएगी, इसमें ये हो जाएगी, ठीक। ये मात्राएं आप लगा सकते हैं बड़े आसानी से। तभी आप मात्राएं लगाना सीख गए होंगे। अब हम आगे जो पढ़ेंगे छंद के प्रकार पढ़ेंगे। छंद कितने प्रकार के होते हैं तो आपको पढ़ाना है, जो हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। आज ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, आप अभी इनका जो है प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम हेडिंग डाल देते हैं। तो यह सूत्र आपको याद रखना है, या माता राजभान सलगा का। अगर आप इसको याद कर ले रहे हैं तो बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा। जिनको समझ में नहीं आता, कोई दिक्कत हो रही है, वो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं आराम से, ठीक है। छंद के प्रकार पढ़ना है आपको। छंद के प्रकार, छंद के प्रकार। छंद आपके पहले मुख्य रूप से दो प्रकार के पढ़ना है आपको। छंद कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। एक हो जाएगा मात्रिक छंद, मात्रिक छंद। दूसरा हो जाएगा वर्णिक छंद, वर्णिक छंद, ठीक है। छंद दो प्रकार के आपको पढ़ने हैं। वर्णिक छंद, ये दो छंद हैं, इन दोनों का आपको ध्यान करना है। इसको आप नंबर 1 डाल सकते हैं, नंबर 2 डाल सकते हैं, ठीक है। ये दो छंद हैं आपके, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद की बात करें तो मात्रिक छंद में क्या होता है? मात्रिक छंद में केवल मात्राओं की व्यवस्था होती है, ठीक है। तो हम इसके बाद जो है कल हम यहीं से आपको आगे जो है ध्यान कराएंगे। तब तक आप जो है, जो मैंने छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाई है, तो आप इसका रिवीजन कर लीजिए आराम से, ठीक है। सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जिसको जो कुछ चीज़ें समझ में ना आए वो आराम से कमेंट में लिख सकता है, तो हम उसका जो है हल आपको आगे दे देंगे नए वीडियो में, ठीक है। चलिए आप लोग उसको जो है पढ़ते रहिए।